हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश टाक और आपका स्वागत है हमारे लीगल प्रोग्रेस चैनल में। आज हमारा टॉपिक है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। एक्ट के प्रोविज़न देखने से पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम होता क्या है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो समझ लीजिएगा कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसका नाम है ए, ठीक है, और एक पर्सन है, इसका नाम है बी, ठीक है। अब ए को अपने बच्चे के लिए, ठीक है, इसका एक बच्चा है, इसके बच्चे के लिए फॉर हिज एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो क्या कर लेता है, वो बी से पैसे मांगता है कि आप क्या कीजिएगा, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिएगा कि मुझे किस लिए चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए। तो पैसे मांगेगा, बी बोलता है ठीक है मैं तो आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इसके बदले ये 10,000 के बदले ये है आपका लोन, ठीक है, या फिर इसे हम कहेंगे एज अ डेप्ट, ठीक है। इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो ये खेत है, ठीक है, मेरा जो ये खेत है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा जब तक कि आप ये 10,000 रुपये और जो भी इंटरेस्ट है, सम अमाउंट रुपीज़ समझ लीजिएगा कि 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो जब तक ये पैसे लोन चुकता नहीं हो जाते तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप काम करोगे मेरे खेत में। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ए और बी के बीच में ये एग्री हो जाते हैं, ठीक है, ये एग्री हो जाते हैं कि क्या करेंगे कि ए काम करेगा बी की खेत में जब तक कि ये जो पैसे हैं, जो डेब्ट है, वो पूरा पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक, ठीक है। तो इसी को, ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम घूम रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ठीक है। तो यही क्या है, ये सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए ये चीज़ लेके आए। आगे बात करेंगे सेक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम आया था 1976 में, इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी। एम क्या था इसका, टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर इन अ कंट्री। दिस एक्ट डिफाइंड द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ठीक है। तो एक्ट ने, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, तो सेम चीज़ें यहीं पे ही बताई गई है। तो डेबिटर क्या करता है, फोर्स करता है कि आप क्या कीजिएगा, हमारे यहाँ पे काम कीजिएगा क्रेडिटर को, कि आपको जो रीपेमेंट करना है डेब्ट का, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद एक्ट प्रोहिबिट करता है बॉन्डेड लेबर को, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द देयर फ्यूचर एडवांटेज के लिए, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन देता है कि वो बॉन्डेड लेबर फिर से बॉन्डेड लेबर ना बन जाए इन फ्यूचर के लिए। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड अ रिहैबिलिटेशन, उनको रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, एंड देयर रिलीज फ्रॉम द बॉन्डेजेस एंड द पनिशमेंट दोज फोर्स टू पीपल टू द बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो ऐसे पीपल्स जो हैं कि जो क्या करते हैं, उनको भी पनिशमेंट अप्लाई की जाएगी कि जो फोर्सफुली पीपल को क्या करते हैं, एज अ बॉन्ड लेबर भर्ती करते हैं, लेते हैं उनको। दिस सिस्टम इन्फ्रिजेस ऑन द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डेरिग्रेट्स द डिग्निटी ऑफ अ लेबर। तो एक क्या है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, विथ द ह्यूमन राइट्स के साथ होना चाहिए, और वो एज अ डिग्निटी के साथ होना चाहिए। तो जो उसका काम है, उसको एक तो काम का जो रेम्यूनरेशन है, जो काम का बेनिफिट है, मुआवजा जिसे कहते हैं, कि वो मिलना चाहिए अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसके साथ आती है जब कोई भी लेबर काम करता है। अगर वो ये चीज़ अगर नहीं मिल रही है, ठीक है, वेजेस की बात करें हम, कि उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं या कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसके बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ माना जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, चैप्टर 2 बात करता है सेक्शन का एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम के बारे में। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम हमें डिफाइन की गई है सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 4 देखते हैं क्या कहता है। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है वो ये अबॉलिश कर दी गई है। कब अबॉलिश कर दी गई है, जैसे ही ये एक्ट स्टार्ट हुआ है, जैसे ही ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया है, कम इनटू फोर्स में आ गया है, तब से ही पूरी जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम थी, प्रैक्टिस थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। एवरी बॉन्डेड लेबर इज ऑटोमेटिकली फ्रीड। अब जैसे ही
बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिस खत्म हो गई, अबॉलिश हो गई, तो एवरी बॉन्डेड लेबर इज ऑटोमेटिकली फ्री हो गया है, ठीक है। एंड रिवील्ड फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एंड बॉन्डेड लेबर वंस द एक्ट कम इनटू फोर्स। अब क्या है, रिवील्ड हो गया है एनी ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन क्या था कि जैसे मैंने बताया कि ए है, उसने बी से पैसे लिए थे और ये प्रॉमिस किया था, ठीक है, एग्री किया था कि जब तक मैं ये 10,000 रुपये पे नहीं कर देता तब तक मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास काम करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्लिगेशन हो गया, काम करूँगा। तो जैसे ही ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया तब से ही ये वाला जो प्रॉमिस है, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो काम करने का ऑब्लिगेशन है, ये क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ। तो जैसे ही आ गया तो क्या हो जाएगा, जो बॉन्डेड लेबर है ये सिर्फ काम से मुक्ति नहीं हो गई, तो उनको पूरी तरीके से ही मुक्ति यहाँ से मिल गई है। उसके बाद की बात करें हम तो फॉलोइंग आर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, द प्रोहिबिट ऑफ एनी इंडिविजुअल। एक्ट आने के बाद दो चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, प्रोवाइड एनी एडवांस पेमेंट अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ठीक है। तो जैसे बी ने पेमेंट किया था यहाँ पे 10,000 रुपये का कि 10,000 तो मैं आपको दे दूंगा, तो आपको क्या करना है, आपको आके मेरे यहाँ काम करना है। तो ये जो पेमेंट किया गया था इन एडवांस, ठीक है, इन एडवांस, इसको भी क्या किया गया है, इसको भी मना कर दिया गया है। तो ऐसे पेमेंट कोई अगली बार से नहीं करेगा। फोर्स और कंपेल एनी पर्सन टू एंगेज इन अ बॉन्डेड लेबर और एनी अदर फॉर्म ऑफ अ फोर्स लेबर। तो एक यहाँ पे कौन सी चीज़ बताई गई है, यहाँ पे फोर्स लेबर के बारे में बताया गया है, कंपेल एनी पर्सन टू एंगेज इन अ बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो पहले तो फोर्स नहीं कर सकते कोई काम के लिए, या फिर उसको कंपेल नहीं कर सकते कि आप क्या कीजिएगा कि एंगेज हो जाए बॉन्डेड लेबर में, या फिर ऐसा कोई काम है एनी अदर फॉर्म ऑफ अ फोर्स लेबर, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो काम कर रहे हैं, वर्क है, वो क्या होना चाहिए, विलफुल होना चाहिए, विलफुल होना चाहिए। तो अगर वो विलफुल नहीं, वो फोर्सफुल है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो एज अ बॉन्डेड लेबर सिस्टम के अंडर आ जाएगा। और बॉन्डेड लेबर सिस्टम हमें आप कौन सा ही काम करने के लिए मनाही करती है, क्योंकि वो अबॉलिश हो चुका है, ठीक है। दिस सेक्शन एम टू इराडिक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम। तो क्या है ये जो सेक्शन हमें क्या बताता है, सेक्शन हमें बताता है कि हमने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से बॉन्डेड लेबर सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, पहला और बाद में भी। अब पहली और बाद की बात कौन सी है, एक्ट आने से पहले और एक्ट आने के बाद, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि एक्ट आने से पहले सब फ्री हो गया है, ठीक है, सब खत्म हो गया है, और आने के बाद भी अगर कोई एडवांस पेमेंट करता है या फिर फोर्सफुली करता है तो वो भी क्या हो जाएगा, पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें 4 ये बताता है। आगे बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। तो सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई कस्टम है, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड आर टू बी अ वॉइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू बी अ वॉइड हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बना है, अगर ये एक्ट आने के बाद अगर कोई कस्टम है, ट्रेडिशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इज मैंडेट एनी पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये अगर एक कोई पर्सन को मैंडेट कर रही है, या उसको एनी पर्सन को, या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को, या फिर उसके डिपेंडेंट को, कि आपको क्या करना है, परफॉर्म वर्क और प्रोवाइड सर्विस एज अ बॉन्डेड लेबर इज डीम्ड टू बी एन इनवैलिड एंड इनइफेक्टिव। मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन है, उसकी फैमिली मेम्बर्स है, उसके डिपेंडेंट्स है, तो उसको बताया गया है कि आप क्या कीजिए, ये काम कीजिए या ये सर्विस प्रोवाइड कीजिए कि जो एज अ बॉन्डेड लेबर सिस्टम के अंदर आता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव मान लिया जाएगा। तो वो जो एग्रीमेंट है, वो जो कस्टम है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर पहले से ही कोई, ठीक है, तो पहले से ही कोई अगर ये चीज़ें चल रही है, कोई कस्टम चल रहा है, कोई एग्रीमेंट पहले से ही चल रहा है एक्ट आने से पहले, तो उसको भी ये एक्ट क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। कोई प्रोमिसेस है तो उसको भी क्या करेगा, नलीफाई कर देगा, उसको भी ख़त्म कर देगा। तो क्या चाहते क्या है, ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स आर नो लॉन्गर बॉन्डेड, ठीक है। तो क्या है कि वो बॉन्डेड ना रहे, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उनसे वो उनको दूर रहें, और इसलिए ये जो कस्टम है और एग्रीमेंट को भी कैंसिल कर दिया गया है।
उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 3 के बारे में, एक्सटिंग्विश ऑफ लायबिलिटी टू रिपे द बॉन्डेड डेब्ट। ये हमारा सेक्शन आता है 6 से लेके 9 तक। तो सेक्शन 6 क्या कहता है, लायबिलिटी टू रीपे द बॉन्डेड डेब्ट टू द स्टैंड ऑफ एक्सटिंग्विश। Once a commencement is act, any obligation of bonded laborer to repay the bonded debt or any remaining unsatisfied portion of debt is considered as extinguished। अब extinguish का मतलब क्या है, extinguish का मतलब है कि कैंसिल कर देना, अब नहीं होगा। समझ लीजिएगा कि हमने 10,000 का एग्जाम्पल लिया था, ये 10,000 रुपये पे करने थे, ठीक है, ए ने पे करना था बी को, ठीक है। अब समझ लीजिएगा कि ये एक्ट आने तक 1 रुपया भी इसमें का पूरा वैसे ही था, ये पूरा का पूरा क्या किया है, ए ने कुछ पेमेंट ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वो क्या कर सकता है, ये रीपेमेंट जो है, ये रीपेमेंट जो है इसको क्लेम नहीं कर सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। या फिर पोर्शन समझ लीजिएगा कि 10,000 थे, 5,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये बचे थे, ठीक है। तो उसको भी क्या किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा कि एज टू बी न एक्सटिंग्विश, ठीक है, एक्सटिंग्विश कर दिया है, इसको भी ख़त्म कर दिया है, तो आपको देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी डेप्ट बच रहे हैं, ठीक है, तो जो भी डेप्ट बच रहे हैं फुल्ली और पार्शली पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन इन अ सिविल कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी टू कवर अ बॉन्डेड डेट आफ्टर द एक्ट कमिंग टू फोर्स। आप समझ लीजिएगा कि बी है, बी का तो 10,000 का पेमेंट दिया था ना, एक्चुअल में पैसे तो दिए थे। अब इसको वापस ए ने तो वापस करना चाहिए, लेकिन किया ही नहीं, तो अब बी क्या करेगा, बी जाएगा सिविल कोर्ट, ठीक है। तो सिविल कोर्ट जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ द पेमेंट। लेकिन एक्ट क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 6 के अंडर अगर कोई भी लीगल एक्शन क्या की जाएगी, लीगल एक्शन नहीं ली जा सकती, एनी सिविल कोर्ट, आप कोई भी सिविल एक्शन इसके खिलाफ नहीं ले सकते। या फिर कोई अदर अथॉरिटीज़ भी है कि जो बॉन्डेड डेब्ट है, ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए नहीं की जा सकती। कब से, जब से ये एक्ट आ गया है तब से, ठीक है। तो अगर पहले का है तो चल रहा है, केस चलेगा, सब होगा, लेकिन उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। द अटैचमेंट मेड ऑफ द रिकवरी ऑफ बॉन्डेड डेब्ट्स आर वेकेंटेड और एनी सीज मूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी रिटर्न एंड अ बॉन्डेड लेबर। अब ये क्या चीज़ है, आप समझ लीजिएगा कि ए है, बी है, ठीक है, तो बी को पैसे आने हैं ए से, हैव टू पे द 10,000 रुपीज़। अब ए के पास तो इतनी हालत है नहीं, तो ए का जो घर है या फिर जो ज़मीन है वो क्या कर रही, बी ने ले ली, ठीक है, इसके ऊपर। अब क्या कहा उसने कि ए की जो ज़मीन होगी इस पर मैं खेती करूँगा और इसके ऊपर का जो अनाज आएगा तो उसको मैं एज अ रीपेमेंट लूँगा, पेमेंट ले लूँगा, ठीक है, उसका मैं पेमेंट ले लूँगा और उससे मैं क्या करूँगा, ये जो 10,000 है इससे मैं वसूल करूँगा। अभी अगर ऐसी कुछ प्रॉपर्टी किसी ने ले रखी है, ठीक है, अटैच कर रखी है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भी फ्री करना ज़रूरी है, उसको भी छोड़ देना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर का बी का जो पोजेशन है इसकी प्रॉपर्टी का, वो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एनी सीज इमूवेबल प्रॉपर्टी, समझ लीजिएगा कि ए का जो खेत है यहाँ से कुछ बोरियां अनाज निकला है, वो उसके ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या करेगा, बी करेगा क्लेम इस पे कि इसको मैं बेचूंगा, ठीक है, खुद के ले लिया, उठा के लेके गया उसके घर से और मैं इसको बेच के अपना पेमेंट रिकवर करूंगा। तो अगर ऐसी कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा बॉन्डेड लेबर को, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज forcefully taken by the creditors or and the debt recovery are restored in a rightful owners। तो जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि उसका जो लैंड है, ठीक है, वो है या फिर घर है, तो उसका ऐसी कुछ है जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका घर है, वहाँ पे क्या कर दिया, किसी को रेंट पे दे दिया उसने, ठीक
ठीक है, रेंट कर दिया और वहाँ से पैसे जो आ रहे हैं वो बी ले रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, उसको राइटफुली रिस्टोर करके देना है, जो राइटफुल ओनर है उसका, तो उसको वापस करना ज़रूरी है। और आगे बात करते हैं, इफ़ रिस्टोरेशन इज़ नॉट डन विथ इन 30 डेज। अब रिस्टोरेशन की बात कौन सी चल रही है, प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन की। अगर प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन विथ इन 30 डेज नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन एग्रीगेटिव पर्सन। अब कौन ये पर्सन है, ये है बॉन्ड लेबर, ठीक है, ये बॉन्डेड लेबर जो है कैन अप्लाई एंड प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर द प्रॉपर्टीज रिटर्न, ठीक है। तो जैसे ही एक्ट आ गया है वैसे ही 30 डेज के अंदर प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए थी, रिस्टोर हो जानी चाहिए थी, लेकिन दी नहीं गई है, तो क्या करेगा कि जो बॉन्डेड लेबर है वो क्या करेगा, अथॉरिटी को उसकी प्रॉपर्टी रिटर्न के लिए एप्लीकेशन देगा। ऑर्डर इश्यू बाय एन प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर द प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन आर कंसिडर एज अ सिविल ऑर्डर। तो जो अथॉरिटी होगी कि जो प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन के लिए ऑर्डर देगी, तो उसकी पावर एज अ सिविल कोर्ट पकड़ी जाएगी और जो ऑर्डर दिया गया है उसको मानना कंपलसरी हो जाएगा। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली। सेल ऑफ अटैच प्रॉपर्टी बिफोर द एक्ट कमेंसमेंट इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। अब क्या चीज़ है, अब ये एक चीज़ है कि समझ लीजिएगा कि ए है, ठीक है, ए जो बॉन्डेड लेबर है, बी को पैसे देने हैं, ठीक है। अब ए का जो घर है, ठीक है, ए का जो घर है वो क्या कर दिया है, बी ने इससे लेके सी को बेच दिया, ठीक है। जो पैसे आ गए अपना उससे 10,000 का डेप्ट पूरा कर लिया। अगर ऐसा कुछ होता है, सेल ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी, ये जो अटैच प्रॉपर्टी इसका अगर सेल हो जाता है, तो अगर पहले हो जाता है, एक्ट से पहले अगर हो जाता है, एक्ट आने से पहले, तो कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, फिर यह एक्ट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ है, बट द बॉन्डेड लेबर कैन अप्लाई अ सेट असाइड ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जो सेल हुआ है इसको क्या कह सकते हैं कि इसको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल हुआ है, ये पूरी तरीके से ए के हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है, ए के विल से नहीं हुआ है, तो 5 साल का टाइम है। आप ये क्या कर सकते हैं, इसको, ये जो सेल को है इसको आप सेट असाइड कर सकते हैं बाय डिस्पोजिंग द स्पेसिफिक अमाउंट इन अ कोर्ट, ठीक है। तो जो कोर्ट का जो ये वाला अमाउंट है वो अगर कोर्ट में आप भर देते हैं तभी क्या कर सकते हैं, इसको रिस्टोर आप कर सकते हैं, ठीक है। सेट असाइड ऑर्डर को, वो जो सेल एग्रीमेंट हुआ है उसको सेट असाइड कर सकते हैं। एनी पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द बॉन्डेड लेबर ऑब्लिगेशन आर डिसमिस अपॉन द एक्ट कमेंसमेंट, ठीक है। तो और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि अगर कहीं पे चल रहा है कि कोई जो पहला है ए या बी, कोई रिकवर करने के लिए कोई कोर्ट में केस कर रहा है वगैरह, प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए कर रहा है, कोई भी पेंडिंग सूट चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, तो रिलेट क्या है कि बॉन्डेड लेबर रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी होगा उसको क्या किया जाएगा, एज अ डिसमिस कर दिया जाएगा। जो भी केस चल रहा है, सूट चल रहा है, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा जैसे ही एक्ट आ गया है, ठीक है। जैसे ही एक्ट कम इनटू फोर्स में आता है उसको पूरे को, जो पेंडिंग सूट है उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। द बॉन्डेड लेबर डिटेन इन ए सिविल प्रिजन वेदर बिफोर और आफ्टर द जजमेंट इज टू बी रिलीज इमीडिएटली अपॉन द एक्ट ऑफ एक्ट्स कमेंसमेंट, ठीक है। तो अब बात क्या आ जाती है कि अगर यहाँ पे कुछ सूट फाइल हो गया, क्लेम बनता है ए के ऊपर कि उसको 10,000 रुपये देने हैं, लेकिन वो नहीं दे पाया। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जाएगा वो सिविल इम्प्रिजमेंट, उसको पेनल्टी लगेगी कि उसने बी के पैसे क्या किए हैं, हड़प किए हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रिजन में जाएगा और उसके बाद अगर एक्ट आता है कम इनटू फोर्स में, तो उसको क्या किया जाएगा, ए को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी सिविल प्रिजन में है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, छोड़ देना ज़रूरी है। सेक्शन 7 बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्डेड लेबर्स टू बी फ्रीड फ्रॉम द मॉर्गेज। अब क्या है कि जो पैसे दिए थे, ठीक है, ए ने जो पैसे दिए थे, ए ने जो पैसे लिए थे, ठीक है, बी से, उसके बदले, जो पैसे के बदले क्या किया था, उसका जो घर है, ठीक है, उसका जो घर है वो उसने
बी को मॉर्गेज कर दिया था, ठीक है, कि जब तक मैं पैसे नहीं देता तब तक आप इसको क्या करें, इसको होल्ड करके रखें, उसको पकड़ के रखें, वो आपके मॉर्गेज, उसको आप क्या कहते हैं कि आप पकड़ लीजिएगा, रहने दीजिएगा, आप उसका यूज़ कर लीजिएगा कि जब तक मैं पैसे नहीं देता हूँ। अगर कुछ ऐसी कंडीशन अगर दी गई है तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शन 7 हमें बताता है। प्रॉपर्टी ओन बाय द बॉन्डेड लेबर दैट आर previously under the mortgage, charge, lien, in other encumbrance in the connection with the bonded debts, free and discharge from such financial obligation। तो जैसे ही एक्ट आ जाता है तो वैसे अगर कोई भी मॉर्गेज है, कोई भी चार्ज है, कोई भी लीन है, एनी इनकम्बरेंस है, ठीक है, तो जो भी डेप्ट से रिलेटेड है, बॉन्डेड डेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो वो कुछ काम में नहीं रहता है, ठीक है, तो पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो मॉर्गेज का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। द प्रॉपर्टी इज़ टू बी रजिस्टर्ड एंड अ बॉन्डेड लेबरर्स पोजेशन अपॉन द एक्ट कमेंस अनलेस एंड अदरवाइज चार्ज, अनलेस सब्जेक्ट टू द ऑथर चार्ज। अब क्या चीज़ है यहाँ पे कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी है उसको रिस्टोर करके तो देना है, हमने इससे पहले भी देखा, तो रिस्टोर करके देना है, उसके बाद जो पोजेशन है वो मिल जाना चाहिए, अनलेस, अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि ये जो मॉर्गेज किया गया है, ठीक है, तो अगर किसी का मॉर्गेज है या फिर चार्ज है, ये रिलेटेड होना चाहिए बॉन्डेड डेप्ट से, ठीक है, अगर किसी और चीज़ से होता है, ठीक है, तो चार्ज जो चीज़ है अगर वो किसी और चीज़ के कारण नहीं होता है, वो बॉन्डेड डेप्ट की वजह से मॉर्गेज नहीं किया गया है, तो उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ओके मान लेगा, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको पोजीशन में रख सकते हैं, उसको मॉर्गेज रख सकते हैं, लेकिन अगर वो बॉन्डेड रिलेटेड है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज एनी डिले रिटर्निंग इन द प्रॉपर्टी टू बी बॉन्डेड लेबर, द लेबरर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रॉफिट derived from the property of during the period of delay, determine the civil code within the property jurisdiction। अब क्या चीज़ है, आप समझ लीजिएगा कि बताया गया है आपको कि आपको जो प्रॉपर्टी है 30 डेज के अंदर दे देनी है, ठीक है। अब एनी डिले अगर होता है रिटर्निंग द प्रॉपर्टी, तो लेबरर के पास क्या कहते हैं, राइट है कि वो क्या करेगा कि जो भी वो प्रॉपर्टी से जो उसका प्रॉपर्टी है, समझ लीजिएगा कि उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट में क्या करेगा, वो हिस्सा मांगेगा, वो प्रॉफिट का शेयर वो ले सकता है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट का शेयर कैसे डिटरमाइन करना है, समझ लीजिएगा कि हमने बात की थी खेत की, तो ये खेत है, दिया गया है बी को, ठीक है, 10,000 के बदले, ठीक है, क्योंकि ये 10,000 दिए गए थे ए को। अब ए का ये खेत है, ये कर कौन रहा है, चला कौन रहा है, इसे मेंटेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब इसमें से अगर कुछ इनकम आता है, समझ लीजिएगा कि 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जैसे रिटर्न के लिए बोला गया है तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी ए को रिटर्न कर देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन रिटर्न की क्या, डिले कर दिया रिटर्न के लिए। अब क्या हो जाएगा, अब ये 20,000 के लिए पोर्शन पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट पे हक मांग सकता है ए, हाँ, लेकिन इस पे ये 20,000 पे पोर्शन कितना मिलेगा, तो इसको डिटरमाइन करेगा सिविल कोर्ट कि प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन किसके पास है, कहाँ पे है, इसके हिसाब से इसको डिटरमाइन किया जाएगा। फिर समझ लीजिएगा कि 5,000 देना है या फिर 10,000 देना है, ये बाद में तय किया जाएगा। ये तय कौन करेगा, तो सिविल कोर्ट। आगे बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स आर नॉट इविक्टेड फ्रॉम अ homestead etc. Freed individual who are previously obligated to provide a bonded labor cannot be evicted from a homestead or a residential premises they are occupying before the act come into force as a part of the consideration of the bonded labor। अब इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पे ए है, ठीक है, अब बी के पास काम कर रहा है। अब ए का तो उसने घर तो ले लिया, ठीक है, हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा था, ठीक है, घर तो क्या कर दिया उसने, घर तो ले लिया। और क्या बताया गया था बी ने कि जो मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर है, वहाँ पे आप आके क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा,
ठीक है। ए को बताया गया था कि रोज़ मेरे घर के काम आके करने हैं, या फिर जो घर के आजू बाजू का जो भी एरिया है वो आपको वहाँ पे काम करना है। इसके लिए क्या किया गया था, उनका घर तो नहीं है, ठीक है। अब ए को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे एक छोटा सा घर दे दिया गया था कि क्या हो, यहाँ से यहाँ जल्दी में भी आ जाए और जब बी को ज़रूरत पड़े ए यहाँ पे अवेलेबल रहे फॉर द वर्क, ठीक है। अब क्या कर दिया गया था कि ये वाला घर तो चला गया हाथ से, अब यहाँ पे काम कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि यही बॉन्डेड लेबर सिस्टम में ही इसने 10 साल काम कर दिया 10 ईयर्स में। अब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही एक्ट आया, ठीक है, जैसे ही एक्ट आया तो बॉन्डेड लेबर तो ख़त्म कर दिया ना। अब यहाँ पे लायबल है क्या वो यहाँ पे आके काम करें, नहीं है, ठीक है। तो ए यहाँ पे लायबल नहीं है तो काम करें, लेकिन अगर बॉन्डेड लेबर काम ख़त्म हो जाता है तो जो रहने के लिए जगह दी गई थी वो भी क्या हो जाती है, वो भी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि खुद का घर तो नहीं है, वो डेप्ट के चक्कर में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। वो भी बी के पास है, वो रिटर्न करेगा तब करेगा, अब तो प्रॉपर्टी उसको दे रखी है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो छोटा घर दिया गया है सेक्शन 8 के हिसाब से, यहाँ से बी ए को आप नहीं हटा सकते, ठीक है। कैसे होगा कि जब तक ये घर मान लिया जाएगा, जब तक एक आप तो एक इसको रिस्टोर नहीं करके दोगे, उसका जो मेन घर था उसको रिस्टोर नहीं करके दोगे तब, या फिर अगर ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं, तो ये क्या मान लिया जाएगा, जो छोटा घर है उसका यही क्या मान लिया जाएगा, उसी का घर है और ये इसी को यहाँ पे कंटिन्यूस किया जाएगा, ये यहाँ से इसको निकाल नहीं सकते। इफ एनी फ्रीड इंडिविजुअल इज एविक्टेड by the creditor from their homestead and the residential premises of this act commence, its executive magistrate in charge of a subdivision where the property is located are the responsible for restoring the bonded laborers the possession of the homestead or as residential premises। आप समझ लीजिएगा कि कर दिया है, बी को वो छोटे से घर में रहने नहीं दिया, ए को सॉरी हाँ बी ने ए को उस घर में नहीं निकाल दिया बाहर, अब वो इसका घर नहीं है, ठीक है। अब किसकी अब जिम्मेदारी किसकी है कि एक रास्ते पे आ गया है, उसको घर पे नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होगा इंचार्ज, ठीक है, सब डिवीजन का, जो प्रॉपर्टी वहाँ पे लोकेटेड थी, ये जो प्रॉपर्टी थी जहाँ पे लोकेटेड थी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग, तो इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको रहने के लिए जिम्मेदार कौन है अब कि इसको एक अच्छा सा घर बना के दें, ठीक है। तो इसको एक अच्छा सा घर बनाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, बॉन्डेड लेबर, ठीक है। एक तो उसको रिस्टोर करके देना है, नहीं तो उसको रहने की तब तक के लिए जगह देनी ज़रूरी है फॉर द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 ये कहता है क्रेडिटर नॉट एक्सेप्ट द पेमेंट अगेंस्ट एन एक्सटिंग्विश्ड डेब्ट। अब ये क्या है, द क्रेडिटर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट एनी पेमेंट टुवर्ड द बॉन्डेड लेवल डेब्ट हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड और डीम्ड टू हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड एंड फुल्ली सेटिस्फाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि ए है, ए को पैसे पे करने हैं 10,000 रुपये टू द बी, ठीक है। अब बी को पेमेंट करना है, अब जैसे ही एक्ट में आ गया, एक्ट चालू हो गया है, तब बी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये 10,000 वो बी को दे ही, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। लेकिन फिर भी अगर ए को क्या लगता है कि नहीं मैंने तो लिए थे ना पैसे, अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको पेमेंट देना ही है वापस, ठीक है। तो जो मेरा बॉन्ड बना था, जो मेरा एग्रीमेंट था, ठीक है, जो एग्रीमेंट था उसे मुझे पूरा करना ही है, मुझे ये जो पैसे हैं वो मुझे बी को देने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ए भी देना चाहे तो सेक्शन 9 ये कहता है कि जो क्रेडिटर ये क्या है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करने के लिए मनाही की गई है कि ये क्या करे, ये जो पैसे देना भी चाहता है ये इसको नहीं ले सकता। एनी इंडिविजुअल्स हु कॉन्ट्रावेंस एंड प्रोहिबिशन ऑफ मेंशन इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन ये है, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग द पेमेंट अगेंस्ट एन एक्सटिंग्विश बॉन्डेड डेब्ट। तो एक्सटिंग्विश मतलब क्या है, एक्सटिंग्विश मतलब कि जो छोड़ दिए थे, जो ख़त्म हो गए थे, ठीक है, वो अगर एक्सेप्ट करता है
कैन बी पनिशमेंट विद imprisonment ऑफ टर्म विच में एक्सेप्ट 3 years एंड फाइन। तो अगर वो बी ने पैसे ले लिए, ठीक है, बी ने वो 10,000 रुपये ले लिए ए से, तो क्या हो जाएगा, इसको इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, पनिशमेंट हो सकती है, कितना हो सकता है, 3 years एंड फाइन। इन एडिशन द imprisonment एंड फाइन द कोर्ट कन्विक्टिंग अ पर्सन अंडर सबसेक्शन 2, ये सबसेक्शन 2 है, to authority has a direct an individual to deposit amount and deposit the amount accepted in the contravention of the prohibition within the specified code. The amount then be returned to the bonded labor. ठीक है, अगर वो इम्प्रिजमेंट लेता है, ठीक है, ये 10,000 रुपये दिए हैं बी को, ठीक है, इसको हो गई इम्प्रिजमेंट बी के हिसाब से, ठीक है, इम्प्रिजमेंट हो गई है, उसको पनिशमेंट लायबल कर दिया गया है। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बी से फिर ये 10,000 रुपये लेगा और फिर क्या करेगा, ए को वापस देगा, ठीक है, जो बॉन्डेड लेबर है उसे वो पैसे वापस देना ज़रूरी है, वापस दे देगा कोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।